चलिए तो चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर लेते हैं आज, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। पहले चैप्टर ने हमें ये बताया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के रूल के बाद और उससे पहले और उस टाइम पे इंडिया की क्या सिचुएशन थी, वो सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि उनके जाने के बाद हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का पाथ चुना उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया। तो ये स्टार्टिंग की कुछ बातों को हम छोड़ देते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हमें जानना होगा। हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना था और बिना सिस्टम के काम नहीं चलता है, ठीक है, सिस्टम तो जरूर चाहिए। तो हमें जानना है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना था। तो 3 तरीके के सिस्टम थे हमारे सामने। पहला था कैपिटलिस्टिक, दूसरा सोशलिस्टिक, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का होता है, मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो ओन, कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर होंगे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर यही सारा काम गवर्नमेंट के अंडर किया जाता है, ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज कौन करती है इस चीज को? गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों ही सेक्टर को कंबाइन कर देती है, जहां पर आप पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों के रोल को देखते हो टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हमारी इंडिया ने कौन सा सिस्टम चूज किया था अभी वो हम नीचे देखेंगे, पहले इन तीनों को ध्यान से समझ लेते हैं। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है अप्रोच फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। देखो, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर जो प्रॉब्लम होगी वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू सॉल्व होगी। गवर्नमेंट के अंदर एक उनकी अपनी कुछ सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस और सोशल कंसिडरेशन, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितनी थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए प्राइवेट सेक्टर तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी डिमांड है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि चाहे डोमेस्टिक मार्केट में चाहे फॉरेन मार्केट में वही सामान बनाएंगे जो डिमांड में होगा। बट सोशलिस्ट सोसाइटी ये कहती है कि गवर्नमेंट उन सब चीजों को प्रोड्यूस करेगी जो सोसाइटी मांगती हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है, यानी कि जो हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तीसरे के अंदर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों एक साथ काम करते हैं, तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे? द मार्केट विल प्रोड्यूस व्हाटएवर द गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। मार्केट कहती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जिन सामान को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते होंगे हम प्रोड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट इसेंशियल गुड्स देगी जिसको मार्केट नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, ठीक है। तो ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हुआ। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैपिटलिस्टिक में कैसे हुआ? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चीपर माना जाता है एज कंपेयर टू द कैपिटल इंटेंसिव। तो यहां पर उन्होंने वही देखा कि जो सस्ती टेक्निक पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेंगे हम। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिन भी सामान को उन्हें प्रोड्यूस करना है हम प्रोड्यूस करेंगे, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, और लोगों में बांटेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि गुड्स उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे जो उसके पास परचेजिंग पावर होगी। तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि पुअर सेक्टर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मार्केट में जो खरीद सकता होगा हम तो उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि हम लोगों की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं सामान, तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि लोगों की बार्गेनिंग पावर क्या है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से नहीं, जो लोगों की डिमांड है हम उस तरीके से सामान को बांटेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम तो फ्री हेल्थ सर्विसेज भी देंगे अपने यहाँ पे रहने वाले हर सिटीजन को, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया? देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हम नहीं इसको अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने के चांसेस कम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेगा। पूरी तरीके से सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी नहीं हम अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि हम चैरिटी भी तभी कर सकते हैं जब हमारी जेब में पैसा होगा, बिना पैसों के हम भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में नेहरू जी ने यही बोला कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को ही चूज करना होगा। सो दैट्स व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारी इकोनॉमी को एक प्लानिंग की जरूरत थी। देखो, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता है। आप अपने देश का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए पहले सोच विचार करोगे ना कि आपका क्या विजन है अगले 5 साल के लिए। तो प्रोसेस है जहां पर सेंट्रल अथॉरिटी कुछ गोल्स को डिफाइन करती है और उन गोल्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें अचीव करना है कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई थी? 1950। याद रखना है ये 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाते हुए। दोबारा से सुन लीजिए, 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, जिसमें चेयरमैन कौन होते थे? जो भी उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहते होंगे उस टाइम पे वो आपके चेयरमैन कहलाएंगे। और उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1947 से लेकर 2017 तक हमारे यहाँ पे प्लानिंग चली, और यहाँ पर किस तरीके से चल रही थी प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन के थ्रू। लेकिन प्लानिंग कमीशन को 2014 तक ही रखा गया था। उसके बाद जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और उसकी प्लेस पे आया नीति आयोग, और नीति आयोग 2015 से 2017 तक इस प्लानिंग के ऊपर उसने भी काम किया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से समझ लीजिए क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1951 में। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, ठीक है। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, उन्होंने 3 एक्शन प्लान करा था, मतलब प्लानिंग कमीशन में विजन था 5 इयर्स का, इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, लेकिन नीति आयोग 3 साल के लिए काम करते थे। 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो ये प्लान्स के बारे में लिखा हुआ है, आपको इतना डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कब कौन सा प्लान कब तक चला। ठीक है, ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब आते हैं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी कि हमारे 5 ईयर प्लान्स के क्या गोल थे? तो ये गोल्स हमारे 4 थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, चेंज इन सेल्फ रियलायंस और इक्विटी। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ की। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो ग्रोथ हमेशा हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले आउटपुट से डिफाइन किया जाता है। It refers to increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country, यानी कि जब भी आपकी कंट्री की कैपेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करने की बढ़ेगी, आप उसे ग्रोथ कहेंगे। अब ग्रोथ का मतलब यहाँ पे 3 चीजों से है। क्या? ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, भैया तो आप अपना कैपिटल बेस इंक्रीज कर रहे हो, और द लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, या आपके यहाँ पे सर्विसेज इंक्रीज हो रही है लाइक ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विस, या फिर प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज दोनों की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये 3 चीजें ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको ग्रोथ को कैलकुलेट करना है, सो द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, कि अगर आपकी जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि एक तो आपको ये चेक करना है कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ देखो सोशल आउटलुक भी चेंज करना है, यानी कि अपना माइंडसेट, सोसाइटी का ये जो प्रिमिटिव एटीट्यूड है, ये जो पुराने सोच विचार है, इस सोच विचार को भी बदलना होगा। तो सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि फार्मर्स को बताओ कि वो अच्छी वेराइटीज के सीड्स यूज करें, फर्टिलाइजर्स यूज करें, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करें, फैक्ट्री के अंदर नई नई मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? मॉडर्नाइजेशन। फिर चेंज इन सोशल आउटलुक के बारे में हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो विमेन्स हैं उनको घरों में रहना चाहिए और जो मेन है वो बाहर जाके काम करें। बट मॉडर्नाइजेशन ये कहता है कि विमेन्स को भी पहचान देनी चाहिए, उनको सेम राइट्स मिलने चाहिए, सेम राइट्स इन एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। तो मॉडर्न सोसाइटी कहती है कि विमेन भी अपना जो टैलेंट है वो वर्क प्लेस पर दिखा सकती हैं, वो भी बैंक, फैक्ट्री और स्कूल्स में काम कर सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और सोशल, यानी कि अपने दिमाग को थोड़ा सा बदलो। नेक्स्ट सेल्फ रियलायंस, आत्मनिर्भर बनो। तो सेल्फ रियलायंस बहुत जरूरी है। ये क्या है? द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, हाउस होल्ड और अ कम्युनिटी टू मीट द एसेंशियल नीड, यानी कि आप अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर सकते हो, जो बेसिक नीड है बेसिकली। अगर आप ये कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ रियलायंट। अब उसमें हम क्या क्या चीजें देते हैं? हम अपने प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं, वाटर, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें। जो पहले 7 प्लान थे उन्होंने इंपॉर्टेंस सेल्फ रियलायंस पे दी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, हमारा रॉ मटेरियल वो लेके जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों पे निर्धारित हो गए थे। तो हमें यही हासिल करना था कि हम 7 सालों में हमें पहले 7 प्लान में हमने यही फोकस किया कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, हमें इन सब चीजों के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 चीजें करनी थी। टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंसी, कि हमें फॉरेन पे डिपेंड नहीं होना है। किस चीज के लिए? फूड ग्रेन के लिए, खाने के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाना पड़े, हमें ये नहीं चाहिए था। दूसरा, टू रिड्यूस द फॉरेन इंटरफेरेंस, हमें फॉरेन कंट्री की इंटरफेरेंस भी अपने यहाँ पर नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन कैपिटल लेंगे, मतलब हम उनको सुपीरियर अथॉरिटी में अगर रखते रहेंगे तो उनका इंटरफेरेंस आता रहेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद आई इक्विटी। इक्विटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली होना चाहिए। देखो जब भी हम बात इक्विटी की करते हैं, हम यहाँ पे कभी ये नहीं कहते कि सब लोग अंबानी की तरह अमीर हो जाएं, हम ये नहीं कह रहे होते हैं। इक्विटी का मतलब ऐसा होता है कि रिसोर्सेज का बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों को ना मिले, सभी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो प्रीवियस 3 गोल्स थे वो ज्यादातर इकोनॉमी से रिलेट कर रहे थे। डेवलपमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं हो सकती। तो एक कंट्री के पास मान लो कि एक कंट्री बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, एक कंट्री ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, ठीक है, एक कंट्री सेल्फ रिलायंट भी हो गई, लेकिन अभी भी आपके देश में रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो आपने कहीं का डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो यहां पर इक्विटी यही कहती है कि हर एक इंडियन अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके, लाइक फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो हम कहेंगे कि यस आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, तो हमें इस वेल्थ गैप को कंप्लीट करना है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो आपको पता चल गया 4 गोल्स कौन से हमारे 5 ईयर प्लान के, कौन कौन से थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। अब एग्रीकल्चर के पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि फॉर द सेल्फ कंजप्शन। हमारा एग्रीकल्चर इस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खुद के लिए ही हम लोग यहाँ पर ग्रो करते थे। जो भी हमारे पास हार्वेस्ट होती थी वो इंटायरली अपने फैमिली के लिए ये लोग कंज्यूम करते थे। जो थोड़ा बहुत बच जाता था वो मार्केट में बेच आते थे। डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉनसून पे डिपेंड थे, यानी कि हमारे पास कोई खास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, बट वेराइटीज ऑफ क्रॉप थी हमारे पास, बट वो डिपेंड करती थी क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के ऊपर। प्रीडोमिनेंस था फूड क्रॉप्स का यहाँ पे, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर को ना क्या करना है, बहुत सारी पॉपुलेशन को फीड करना है, तो यहाँ पे ज्यादातर फूड क्रॉप्स को ही ग्रो किया जाता था। मोर देन 2/3 जो थी हमारी टोटल क्रॉप्ड एरिया वो फूड क्रॉप्स के लिए कल्टीवेट होता था। अब मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर? पहला इनइक्वालिटी था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे यहाँ पर लैंड का, वो कैसा था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े फार्मर्स होते थे, उनके पास तो बहुत सारी जमीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं हुआ करती थी। लैंड टेन्योर सिस्टम बहुत ज्यादा था, जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। इनसिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, यानी कि कभी भी टेनेंट्स को उनकी लैंड से हटा दिया जाता था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, जो साइज था हमारी एग्रीकल्चर होल्डिंग का वो अनइकोनॉमिक था, मतलब इतना सफिशिएंट नहीं था, लोगों ने बंटवारे कर रखे थे बेसिकली। तो उस वजह से क्या होता था कि देखो जब जॉइंट फैमिली सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है, जब बंटवारे होते हैं लोगों के घर में, जब फैमिलीज ब्रेक होती हैं, तो उससे क्या होता है, जमीनें बांट दी जाती हैं। अब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, भाई एक कट्टा लेकर आए तुम फर्टिलाइजर का, उससे तुमने अपनी पूरी लैंड को यहाँ पे जोता, वहीं पे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो कहीं ना कहीं वो 3 लोग खरीद के लेकर आ रहे होंगे ना, सपोज करो एक ही लैंड 3 लोगों में बढ़ गई, तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको ना उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं था इनके ऊपर, तो लोन वोन लेकर आते थे, उसकी वजह से क्या होता था, डेट बर्डन और बढ़ रहा था। इंस्टेबिलिटी और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था। इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लक्चुएशन प्राइस पे बहुत ज्यादा हो रही थी। एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो इंस्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कभी प्याज 100 रुपए का भी बिकता है, तो कभी प्याज 10 और 20 रुपए का भी बिकता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। नाउ कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो लेबर्स थे उसके कैसे कंडीशन थी, अनऑर्गेनाइज थे, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो उन लेबरर्स का क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉटेशन कर रहे थे। जो भी बेनिफिट था वो सारा वो खुद ही खा जाते थे। हमारे जो लेबर्स थे उन्हें स्लेव्स बना दिया जाता था बेसिकली, क्योंकि उनके ऊपर डेट बर्डन इतना ज्यादा क्रिएट कर दिया जाता था। उसके बाद पुअर फार्मिंग टेक्निक्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे इस्तेमाल की जाती थी। न्यू टेक्नोलॉजीज ये लोग नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, क्यों? बिकॉज द इनएडिक्वेट यूज ऑफ इनपुट्स। इंडियन एग्रीकल्चर सफर कर रहा था इनएडिक्वेट यूज ऑफ इनपुट्स की वजह से। इनके पास फर्टिलाइजर्स नहीं थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं थे, ठीक है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी थी। ये लोग फिर से वही वाली बात कि मॉनसून पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे डिपेंड थे, जो कि इरेगुलर होता है हमारे यहाँ पे। चलो यहां तक समझ आ गया? क्या क्या पढ़ लिया हमने अब तक? हमने ये पढ़ लिया कि सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई 1950 में, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाया गया। पहला प्लान 1 अप्रैल 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ओवरऑल अब तक हमने ये देखा कि ना तो हमारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी और ना ही इक्विटी। तो इन दोनों सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए 2 चीजें लेकर आए हम। बिल्कुल याद करके जरूर जाना इस वाले टॉपिक को।
लैंड रिफॉर्म, जिसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी थी ये, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या लेकर आते थे? इक्विटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या लेकर आया? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स क्या लाए? इक्विटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या लेकर आया? प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अब लैंड रिफॉर्म्स में हम लोग क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे चेंज इन ऑनरशिप। हमें यहाँ पे ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स पे बदलाव लाने थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे लैंड टेन्योर सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, जहां पर वो लोग रेंट कलेक्ट करते थे टिलर से, और यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता था फिर उनकी फार्म एक्टिविटीज में। लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसकी वजह से हमें फूड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या करना पड़ रहा था? खरीदना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो लैंड रिफॉर्म की वजह से अब हम इक्विटी लेकर आने वाले हैं कुछ मेजर्स का इस्तेमाल करके, जिसमें पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये पहले तो ये बीच में जो मिडिल मैन है ना, इनको हटा दो। तो उन्होंने कहा कि आप अबॉलिश करो इन इंटरमीडियरीज को, और टिलर को ही बनाओ द ऑनर ऑफ द लैंड। हाईलाइट किए में वर्ड्स, ध्यान रखना। टिलर यानी कि जो जोत रहा है जमीन, वही मालिक हो, ये करना है हमें। तो इसके पीछे क्या आइडिया था हमारा, हमारा मेन फोकस था कि जो ऑनरशिप है लैंड की, वो उस बंदे को इंसेंटिव देना जो मेहनत कर रहा है उस जमीन के ऊपर, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये मोटिव था। तो अब इससे क्या हुआ, जब इंटरमीडियरीज को हटाया गया तो 200 लाख टेनेंट्स गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आए। मतलब मिडलमैन की वजह से जो बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा था, वो बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। ऑनरशिप जो थी वो टेनेंट्स को ट्रांसफर की गई, ताकि जो इंसेंटिव है उस इंक्रीज आउटपुट का, वो उनको मिल पाए, ठीक है। समझ आ गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के अंदर क्या किया। बट इसके कुछ डिमेरिट थे। क्या डिमेरिट थे? बहुत सारे एरियाज के अंदर जो जमींदार थे वो आज भी मतलब चले जा रहे थे, नहीं हटा पाए आप उन्हें। बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले जहां पर टेनेंट्स को हटा दिया गया और लैंड ओनर कहते हैं कि हम ही जोतते आ रहे हैं अब तक इस जमीन को, हमारे अलावा कोई नहीं जोत रहा है, हम खुद ही जोत रहे थे इस जमीन को, तो ये तो हमारी जमीन है। उसके अलावा अगर टीलर को ऑनरशिप मिल भी जाती है तो यहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लैंड रिफॉर्म्स का बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो उसको ग्रो नहीं कर पा रहे और अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये डिमेरिट रहे। दूसरा जो हम लोग लेकर आए लैंड रिफॉर्म, वो था लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? सीलिंग मतलब ना हमेशा एक लेवल होता है। उन्होंने कहा कि हम ना लेवल सेट कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति के पास इतना ही लैंड होना चाहिए। मतलब कितना आप एकड़ ऑफ लैंड फिक्स करने जा रहे हो, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था कि अगर किसी के पास फिर सरप्लस लैंड मिली तो वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी और उन लोगों को देगी जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो लैंड सीलिंग के अंदर उन्होंने क्या किया? फिक्स किया मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। जैसे याद है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्होंने क्या बोला था कि एक बैंक अकाउंट में इतने तक पैसे जमा होंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया ना। ऐसे यहाँ पर गवर्नमेंट ने लैंड के लिए भी एक मिनिमम सीलिंग सेट कर दी थी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे डिमेरिट्स रहे इसके, कि एक तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो लोगों ने कोर्ट में जाकर क्या कर दिया? कोर्ट को चैलेंज कर दिया। डिले होता गया, वही तारीख पे तारीख आती रही तो कुछ नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर लैंड ट्रांसफर कर दी, ठीक है, जिससे उन्हें लगे कि उनके नाम पे नहीं है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में पैसे जमा करा दिए थे, पुअर लोगों के खातों में पैसे जमा करा दिए थे। बस ऐसा काम उन्होंने यहाँ पर किया। तो हमें ये देखने को मिला कि हमारे ही लेजिस्लेशन में कुछ लूप होल्स है, जिसकी वजह से ये वाला जो रिफॉर्म था वो बहुत ज्यादा अपना असर नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे केरला, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट थी वो पूरी कमिटेड थी अपनी पॉलिसी के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स में हमें इसका इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। क्या पढ़ा आपने अभी तक? लैंड रिफॉर्म्स दो तरीके से हुए, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के थ्रू और लैंड सीलिंग के थ्रू। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के अंदर आप लोगों ने क्या किया? मिडलमैन को हटाया, जो टिलर है उसे ही लैंड का ऑनर बनाया। इससे 200 लाख टेनेंट्स को फायदा हुआ था, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी इसके रहे। दूसरा आपने लैंड सीलिंग देखा। लैंड सीलिंग के अंदर मैक्सिमम लैंड होल्डिंग फिक्स कर दी गई थी, लेकिन वहां पे भी हमें कुछ लूपहोल्स देखने को मिले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के थ्रू। किसका है? अब स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, जो हमारी जानी गई ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से।
नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हुआ, पहली बात तो ये थर्ड प्लान के टाइम पे स्टार्ट हुई थी 1960s के अंदर। यहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि एग्रीकल्चर करने के लिए इंडिया अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करती थी, जिसको धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया, और इसकी वजह से ही बेसिकली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे काम होने शुरू हुए, जैसे कि मॉडर्न इनपुट्स प्रोवाइड किए गए फर्टिलाइजर्स के रूप में, H5V सीड्स के रूप में, क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, मार्केटिंग फैसिलिटीज दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जब सारी चीजें हुई न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने? ये चैलेंजेस थे कि 75% हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी वो तब भी लो थी क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे थे। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, इंडिया ज्यादातर रेनफॉल और मॉनसून पर डिपेंड हो रही थी, तो यहां पर स्टेग्नेशन था हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। तो उसको परमानेंटली ब्रेक करने के लिए आया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हुआ, किस चीज की वजह से? विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, और स्पेशली कौन सा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था? व्हीट और राइस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने इन सीड्स का इस्तेमाल किया, जिसके लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी इन द करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट शुड बी इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है जो हो सकता है आपसे पूछी जा सकती हो। क्या बोला उन्होंने? यहां पर उन्होंने ये बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया ना, तो उसमें क्या हम लोगों ने इस्तेमाल किए? दो चीजें, एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स, लेकिन इसका बेनिफिट हमें मिलेगा तब जब हम इन दोनों चीजों का जो इस्तेमाल करेंगे वो करेक्ट प्रोपोर्शन में करेंगे। और इसके लिए एक चीज की हमें जरूरत थी, क्या? द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। सो फार्मर जो है वो इन सीड्स का बेनिफिट तभी ले पाते जब इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज होती और उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते। अब पढ़ते हैं अचीवमेंट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ये अचीवमेंट हम लोगों को देखने को मिली दो फेजेस के अंदर। जो पहला फेज था वो 1960 से लेकर 1970s तक चला, जिसमें हमने जो सीड्स इस्तेमाल करे वो कौन से स्टेट्स में किए थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये जो सीड्स थे बेसिकली किस चीज को बेनिफिट कर रहे थे? व्हीट ग्रोइंग रीजन्स को। समझ आ गया यहां तक? पहले फेज ने व्हीट ग्रोइंग रीजन्स को बेनिफिट दिया, कौन कौन से? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरा फेज स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का 1970 से 1980s तक, जहां पे टेक्नोलॉजी और बढ़ी और अदर स्टेट्स में भी इसका बेनिफिट देखने को मिला, और हमने यहाँ पे अदर वेराइटीज भी यहाँ पर ऐड करी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले सेल्फ रिलायंट हुआ, हम अब खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। इंडिया को अब अमेरिका की दया भाव पे रहने की जरूरत नहीं थी, अब हम अपने खाने की जिम्मेदारी खुद उठा सकते थे। जी हाँ, हम आत्मनिर्भर भारत हो रहे थे। उसके अलावा हम यहाँ मार्केट सरप्लस भी डेवलप कर पा रहे थे। एक नंबर में मार्केटेड सरप्लस की कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है कि जब आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते हो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। तो यहां पर हमारे पास राइस और व्हीट जो था वो बहुत अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको हम मार्केट में बेच पा रहे थे। यहां पर अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुई लो इनकम ग्रुप्स की, यानी कि जब हम फूड ग्रेन्स मार्केट में बेच रहे थे, जो फूड ग्रेन्स की प्राइस थी लेकिन वो डिक्लाइन हुई इन रिलेशन टू द अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन, तो जो लो इनकम ग्रुप के लोग थे वो भी उसको खरीद पा रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पर बफर स्टॉक क्रिएट कर पा रहे थे। बफर स्टॉक मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा था फूड ग्रेन्स, हम लोग यहाँ पे स्टॉक कर पा रहे थे कि फूड शॉर्टेज अगर कभी भी हुई तो उससे निपटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है। तो ये 4 अचीवमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन की। एक बार दोबारा से पढ़ लो। सेल्फ रिलायंट हुए थे आप फूड ग्रेन्स के टर्म्स में, मार्केट सरप्लस आप जनरेट कर पा रहे थे, लो इनकम ग्रुप्स के लिए अफोर्डेबिलिटी आ रही थी और बफर स्टॉक क्रिएट हो पा रहा था। बट प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम्स क्या रही? इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था वो हमें कुछ ही स्टेट्स में देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं कि जो उसका स्कोप था वो नैरो रहा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा भी अदर स्टेट्स में, कहां कहां? वेस्ट बंगाल, असम, केरला और साउदर्न स्टेट्स जो है हमारे वहां पर। उसके अलावा इसने ना बिग और स्मॉल फार्मर्स के बीच के डिस्पैरिटी को भी इंक्रीज किया। आप चाहें तो ये सेकंड वाला पॉइंट ना अलग से हेडिंग के साथ भी लिख सकते हो, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है ना इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी, तो उसका सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो
इंक्रीजिंग इंटरपर्सनल डिस्पैरिटीज, कि जो बिग फार्मर और स्मॉल फार्मर्स है उनके बीच में भी यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था, कि जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड इनपुट्स को अफोर्ड कर पा रहा था उसको फायदा मिल रहा था, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा था उसको बेनिफिट नहीं मिला। उसके अलावा ये जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर रहे थे, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि रिस्क भी जुड़े थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई जरूरत थी। उसके अलावा इन सीड्स को 4 से लेकर 10 गुना फर्टिलाइजर चाहिए होता है। अगर आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से काम करो और इन सीड्स के साथ काम करते हो तो 4 से लेकर 10 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर आपको यूज करना होगा। प्लस इस वाले वेराइटीज ऑफ सीड्स से अगर आप क्रॉप को ग्रो करते हो तो उसको पेस्ट ज्यादा अटैक करते हैं, तो पेस्ट अटैक के लिए आपको पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई क्या क्या है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड कराए लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराया सब्सिडाइज रेट पे। उसके अलावा फार्मर्स को, जो लोग रिक्वायर्ड इनपुट्स को नहीं खरीद पा रहे थे, उन्होंने उनको इनपुट्स भी प्रोवाइड कराए कि भाई उनको लोन दे दिया तो कम से कम वो अपने इनपुट्स खरीद सकें। ठीक है, और इस तरीके से जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसका बेनिफिट सबको मिल पाया। जो भी रिस्क एसोसिएटेड थे पेस्ट अटैक से रिलेटेड, यहां पर गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया, और ग्रीन रिवोल्यूशन रिच फार्मर्स को ही सिर्फ बेनिफिट ना दे, इसके लिए भी स्टेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल फार्मर्स तक भी पहुंच सके। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट, द डिबेट ओवर सब्सिडीज। अब यहां पे पता है क्या हुआ था, सब्सिडी समझते हो आप, छूट दे देना। सब्सिडीज का मतलब होता है कि जब यहां पर आपको कुछ इनपुट्स मार्केट रेट से कम रेट पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये किया था कि सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी फर्टिलाइजर्स पे, ताकि हर एक फार्मर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सके। बट इसके ऊपर ना कुछ डिबेट स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हुई डिबेट कि क्या ये सब्सिडी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट तो हमें मिल गया, क्या आगे भी इन सब्सिडीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। तो उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में हमने कुछ बातें देखी। तो पहले फेवर देख लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते थे कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने रिस्क के बिजनेस से बच सके। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो पुअर हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कल को इन फर्टिलाइजर्स को, और अगर आप सब्सिडीज हटा दोगे तो फिर से इनइक्वालिटी आ जाएगी रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। तो ये तो फेवर में थे कि सब्सिडी नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, बट कुछ लोग जो कहते थे कि सब्सिडी हटनी चाहिए, वो क्या कह रहे थे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो तभी प्रॉफिटेबल होगी जब सब्सिडीज का जो बेनिफिट है, जो सब्सिडीज की वजह से आपको दिख रहा है ना कि बेनिफिट मिल रहा है, जब उसको हटाओगे हमें तभी पता चलेगा। सब्सिडीज का मतलब है कि वो फार्मर्स को बेनिफिट दे, बट अगर आप देखो तो सब्सिडी फार्मर को बेनिफिट नहीं दे रही थी, ये दे रही थी बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। बेसिकली बिल तो गवर्नमेंट भर रही थी ना। भाई इंडस्ट्री, सपोज करो एक फर्टिलाइजर का कट्टा 500 रुपए का है, गवर्नमेंट तो उस फैक्ट्री से वो सामान या उस इंडस्ट्री से सामान 500 रुपए का खरीद रही है, वो आगे 250 रुपए का फार्मर को दे रही है, तो बिल किसका बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर के नाम का, गवर्नमेंट का ना। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो बिल्स हैं, जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस है, उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हटा देना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक। तो यहां पर उन्होंने यही बोला कि आप इस तरीके का कुछ निकालो कि जिससे बेनिफिट भी मिलता रहे फार्मर्स को और गवर्नमेंट के ऊपर भी इस चीज का बर्डन ना पड़े। अब हमने जितनी भी एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ी, बेसिकली हमने पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ ली। वापस आ जाओ भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ही है टॉपिक इसमें। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल अप्रेजल यानी कि क्या अचीवमेंट्स और क्या हमें यहाँ पर डिमेरिट्स देखने को मिली। तो अचीवमेंट तो लैंड रिफॉर्म आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा अचीवमेंट था। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर भी थोड़े बहुत फायदे हमें मिले, हम सेल्फ रिलायंट हो गए फूड ग्रेन्स में, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं प्रॉस्परस हो रही थी। बट फेलियर्स क्या रहे, 65% कंट्री की पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में थी। इंडिया के अंदर 1950 से लेकर 1990 में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो डिक्लाइन हुआ। वो 1950 में 67.5 था, लेकिन 1990 तक आते आते 64.9 हो गया। मतलब हम जो चाह रहे थे बल्कि उसका अपोजिट हुआ। एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा, लेकिन कम लोगों के साथ भी ये काम हो सकता था। ठीक है, बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे उनका एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा था, सर्विस सेक्टर लोगों को नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहा था अभी भी, और ये हमारे मेजर फेलियर्स रहे। अब स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में। एग्रीकल्चर तो हमने पूरा समझ लिया,
अब यहाँ पे पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। देखो 3 नंबर में बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या है। तो अच्छे अच्छे 3 पॉइंट लिख सकते हो कि इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है जो कि एग्रीकल्चर से ज्यादा स्टेबल होती है, ये मॉडर्नाइजेशन को इंप्रूव करता है, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज करता है, और एग्रीकल्चर के जो रिसोर्सेज है आप उनका यूज तो तभी कर पाओगे ना जब आपके पास फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर को भी डेवलप करता है। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। 2 वेल मैनेज्ड हमारे पास यहाँ पर आयरन और स्टील फर्म्स है, पहला जमशेदपुर में, दूसरी है कोलकाता में। बट ऑब्वियसली हमें इन इंडस्ट्रियल बेस को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अभी हम जब यहाँ पर अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQs पढ़ेंगे तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए जरा, सबसे पहला रोल शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर कहता है हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास खुद के लिए तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब सोशल वेलफेयर की बात आती है तो उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये माना गया कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। टाटा एंड बिरला यही जाने माने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे कहलाए जाते थे। तो यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट को अपना रोल दिखाना पड़ता है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। देखो मार्केट ना उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ नहीं दे पा रही थी उस टाइम पे, तो उनको लगता था कि यार मार्केट के साइज स्मॉल है, इंडस्ट्रियल गुड्स की इतनी डिमांड नहीं है, हम तो सिर्फ वही बनाएंगे जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो फिर गवर्नमेंट को काम करना पड़ गया यहाँ पे। तीसरा, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर, बट प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। तो इसलिए भी हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा ताकि वो अपने सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो ये 3 रोल हमारा गवर्नमेंट प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमें पढ़ना होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में, जिसने हमारी इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया उसने हमारी इंडस्ट्री को। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिस पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं। और पहला फीचर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इन्होंने हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर पूरी तरीके से जो जिसका कंट्रोल है एक्सक्लूसिवली उसको स्टेट संभालती है। 17 इंडस्ट्रीज आती है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल एक्सेट्रा। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आती हैं जहां पे स्टेट का रोल है, प्राइवेट उसको सिर्फ सप्लीमेंट्री रोल है उसका, यानी कि वो सिर्फ उसको सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर तब भी जो कंट्रोल रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नई यूनिट्स को सेटअप करने की वो गवर्नमेंट के हाथों में ही रहेगी। इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इसमें आती हैं। स्केड्यूल सी में बची कुची, भाई 17 इंडस्ट्री आपने पहले में डाल दी, दूसरे में 12 इंडस्ट्री, तीसरे में बची कुची जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, ठीक है। दूसरा फीचर आता है इस पॉलिसी का इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे स्टेट कंट्रोल में रखने के लिए अलग अलग लाइसेंस स्टार्ट हुए। इंडस्ट्रियल लाइसेंस का मतलब होता है एक रिटन परमिशन जो आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी अगर आपको कभी भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट उस चीज के लिए सेटअप करनी है। उसके बाद यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, उसने कहा कि लाइसेंस किस किस चीज के लिए आपको लेना पड़ेगा जब भी नई इंडस्ट्री सेटअप करोगे, एक्सपेंड करोगे अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करोगे। अब लाइसेंसिंग सिस्टम में उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करना अलाउड नहीं है जब तक आप गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले लेते। यहां पर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं इंडस्ट्री बेसिकली बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, तो इसीलिए हम लाइसेंस जनरली उन्हीं लोगों को देंगे जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ऐसी यूनिट को हम कंसेशंस भी देंगे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे देंगे, रीजनल इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री होगी उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा कभी भी अगर वो अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिससे कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो कभी भी उससे ज्यादा ना हो जितना इकोनॉमी को चाहिए, यानी कि सप्लाई कभी भी हमारी डिमांड से ज्यादा ना हो। लाइसेंस आपको चाहिए होगा अगर आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, और गवर्नमेंट तभी लाइसेंस देगी अगर वो कन्विंस है कि हाँ हमारी इकोनॉमी को लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, ठीक है। लाइसेंसिंग सिस्टम समझ आ गया। लाइसेंस बेसिकली किस किस चीज के लिए ले रहे हो, नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, अलग अलग तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एग्जिस्टिंग वाली को और बढ़ाने के लिए, प्लस अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करोगे तो बेनिफिट भी मिलेंगे और लाइसेंस भी आसानी से मिलेगा।
तीसरा फीचर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1955 में एक विलेज स्मॉल इंडस्ट्रियल कमेटी को सेटअप किया गया, काफ कमेटी, जिसके अंदर यहां पर हम रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते थे विद द सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ना कोई डेफिनेशन नहीं होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। 1950 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वो थी जिसमें मैक्सिमम आप 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 1950 की बात है, लेकिन उसके बाद ये लिमिट रिवाइज हुई। थोड़ा सा यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, सामने 1 करोड़ तक लिखा हुआ है, आपको इसे 10 करोड़ तक याद करना है, ठीक है, कि 10 करोड़ तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, याद रखना इसे, ठीक है। अब फीचर्स क्या है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने सेटअप ही किया। देखो, एक बड़ी इंडस्ट्री तुमने सेटअप कर दी, बड़ी कितनी सेटअप कर लोगे? 10। वहीं पर स्मॉल स्केल तुमने 30 सेटअप कर ली, तो 30 अलग अलग जगह पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्योंकि मोर लेबर इंटेंसिव भी मानी जाती है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी जनरेट होती है। उसके बाद दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स, बट ये तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप इन्हें प्रोटेक्ट करोगे बिग इंडस्ट्रियल फर्म से। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरत थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। तो आ जाइए, अब गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। गवर्नमेंट ने ना रिजर्वेशन किया कुछ प्रोडक्ट्स का, कि कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, वही मैन्युफैक्चर करेंगी, वही बेचेंगी। दूसरा, बहुत सारे कंसेशंस यहाँ पर दिए गए, यानी कि एक्साइज ड्यूटीज को कम कर दिया गया, बैंक से सस्ते में लोन दे दिए गए। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। हमारा इंडस्ट्रियल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। फॉरेन ट्रेड, और इसमें सबसे पहला ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। 1950 से 1990 के बीच में एक पॉलिसी अडॉप्ट करी हमने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसके पीछे हमारा एक एम था कि हमें बाहर वाले लोगों से कुछ सामान नहीं खरीदना था ना, तो हमने कहा कि हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे इंपोर्ट को विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि जिन चीजों के लिए हमें बाहर दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, या तो हम उसकी जगह पर कुछ और ही बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, यानी कि खुद या तो बनाना शुरू कर देंगे या उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लेंगे। इसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहा गया। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना था, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन दो तरीके से दी गई, टैरिफ और कोटास के थ्रू। टैरिफ का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है, टैरिफ और कोटा का डिफरेंस आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो टैरिफ और कोटास का डिफरेंस भी आ सकता है 3 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए, या रीजन असर्शन में भी इसको पूछ सकते हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो टैरिफ एक मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसका मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना। यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव किया गया ताकि लोग इसको कम खरीदे। यहाँ पे कोटास की स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। कोटास आर द नॉन मॉनेटरी और द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स, ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे जिससे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन कंपटीशन से। अब क्यों आया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? पहली बात तो यही कि प्रोटेक्शन देनी थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमें प्रोटेक्ट करना था ताकि वो compete कर सके, और प्लानर्स को कहीं ना कहीं लग रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हम खर्च ना कर दें इंपोर्ट्स के ऊपर, इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब फाइनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या इन सभी पॉलिसीज का क्रिटिकल अप्रेजल रहा। तो पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आया ऑब्वियसली 11.8% से 24.6% तक, ये लगभग 1990 तक बढ़ गया था। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई, जहां पर हम सिर्फ कॉटन और जूट तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे, अब अदर एरियाज में भी एंटर हुए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आ जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। हम लोग फॉरेन कंपटीशन से बच पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ आवर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। बट नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा? ओवर एक्सपेंशन हो रहा था पब्लिक सेक्टर का, यानी कि बहुत ज्यादा हमें ये देखने को मिल रहा था कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली आ रही थी। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन था, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और भी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली कि जैसे मॉडर्न ब्रेड करके एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी जो कि होटल्स को भी मैनेज करती थी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर सकता था, लेकिन उसको अलाउड नहीं किया जा रहा था, ठीक है।
कोई डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था कि पब्लिक सेक्टर अकेला क्या कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर अकेला क्या कर सकता है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप प्राइवेट सेक्टर को एंटर करा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस को अपने हाथों में रख रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्राइवेट सेक्टर उन सभी चीजों को प्रोवाइड करे। लेकिन पब्लिक सेक्टर की फंक्शनिंग इनएफिशिएंट रही थी। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऐसी थी जो लॉसेस पे चल रही थी। बहुत सारे इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि देखो, हमेशा आपको ये नहीं देखना कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, बट अगर आपको वेलफेयर करना है अपने नेशन का तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी कमाना होगा। तो ये सब चीजें थी। लाइसेंस का मिसयूज हो रहा था। भाई आपको लाइसेंस लेना था नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था वो बहुत आसानी से लाइसेंस ले पा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो वो लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसे में इसको एक नाम दिया गया परमिट लाइसेंस राज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा रेगुलेशन लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनको मोर एफिशिएंट बनने से कह सकते हो कि रोका जा रहा था। ठीक है। नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स। आप रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं यूज किया जा रहा था जिससे इंडियन गुड्स को ही हम और स्ट्रॉन्ग बना सके ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सके। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि पहले 7 प्लान में इंडिया सेल्फ रिलायंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, लैंड रिफॉर्म की वजह से, जमींदारी सिस्टम हटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम डाइवर्सिफाई हुए, एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ हुई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लेकिन परफॉर्मेंस से हम डिससेटिस्फाइड थे। ट्रेड में प्रोटेक्शन मिली हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से, एक्सपोर्ट हमारा लेकिन डेवलप नहीं हो पाया। तो ये था ओवरऑल हमारा चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक है।